हेलो दोस्त, आप देख रहे हैं क्लियर बीपीएससी चैनल और हम आपके साथ आज बात करने वाले हैं G20 शिखर सम्मेलन भारत में होने वाला है। कब का? 2023 का। और 2022 का शिखर सम्मेलन बाली इंडोनेशिया में आयोजित किया जा रहा है। नवंबर महीने में ही किया जाएगा, 16 से 18 नवंबर के बीच। तो बहुत दिनों के बाद, करीब करीब 10 दिनों के बाद हम आपसे मिल रहे हैं और आपके लिए स्पेशल प्रोग्राम लेके आने वाले हैं। और स्पेशल प्रोग्राम के बारे में हम पूरा एकदम थिंकिंग के हिसाब से पूरा थिंक करके आपके लिए एक अच्छा प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, जो आपके बीपीएससी की तैयारी में बहुत ही हेल्प मिलेगा। इसके लिए हमको टाइम लगा है 10 दिन का, और कुछ और भी कामों में व्यस्त थे इसलिए, लेकिन हम आपके लिए प्रोग्राम लॉन्च करेंगे जल्द ही। कल का इंतजार कीजिए, कल हम लोग प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं। आज है G20 शिखर सम्मेलन की बात करेंगे जो भारत में होने वाला है। भारत पर इससे क्या प्रभाव होगा, उसका भारत पर क्या लाभ होगा, भारत को क्या हानि होगा, इस सभी की चर्चा करेंगे। तो आप नए आए हैं तो इस क्लियर बीपीएससी इस वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि डेली करंट अफेयर के साथ साथ आपको न्यूज़पेपर हिंदी और इंग्लिश में एडिटोरियल के साथ मिलेगा, जो आपके पीटी और मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को आप लाइक और फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे अभी डेली करंट अफेयर का जो प्रोग्राम है अभी बंद था 10 दिनों से, इसको फिर से 10 तारीख से शुरू किया जा रहा है। तो आप लोग 10 तारीख तक इंतजार करें, पेशेंस बनाए रखें। सहयोग बनाने के लिए आप लोग जितना सहयोग दिए हैं हमको, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग चलते हैं सीधा G20 शिखर सम्मेलन पे और बात करते हैं G20 शिखर सम्मेलन की। कल आप लोग वीडियो देखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि कल हम आपके लिए स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं जो आपके बीपीएससी की तैयारी को मजबूती प्रदान करेगा। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। तो चलते हैं G20 शिखर सम्मेलन की बात। चर्चा में क्यों है G20 शिखर सम्मेलन? तो पहली बार भारत में 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करने जा रहा है भारत। 2022 का सम्मेलन कहाँ पे किया जा रहा है? इंडोनेशिया के बाली शहर में हो रहा है। तो हम लोग को पॉइंट करना है कि इंडोनेशिया भारत में जो होने जा रहा है 2023 में, सितंबर माह में होगा। 2023 के सितंबर 2023 में भारत में आयोजित किया जाएगा। और कहा जा रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर में इसका आयोजन किया जाएगा। हालांकि ये पूरा फाइनल नहीं है, फिर भी कहा जा रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किया जाएगा, खास करके कश्मीर घाटी में। तो आप लोग इसको नज़र पे रखिएगा। बीपीएससी के मेंस में यह क्वेश्चन आने वाला है। बीपीएससी के मेंस में यह क्वेश्चन, जो 67वीं बीपीएससी का मेंस है, उसमें यह क्वेश्चन आने वाला है। इसलिए हम टॉपिक ऑफ द डे के हिसाब से इसको लेके आए हैं, इसका पूरा चर्चा करेंगे। आगे देखते हैं कि चर्चा में क्यों था, ये देख लिए। दूसरा है कि G20 शिखर सम्मेलन क्या है। तो G20 शिखर सम्मेलन की बात करें तो दुनिया की प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्था एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर सरकारी मंच है। कहने का मतलब है अंतर सरकारी मंच, कहने का मतलब है सभी सरकारों को मिला जुला जो दुनिया का जो विकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था है, इसका जो है सरकारों का एक मंच है। इसमें कितने देश हैं? इसमें 19 देश हैं और एक यूरोपीय संघ है। यूरोपीय संघ में आपको पता होना चाहिए कि 28 कंट्री है, 28 देश है और 19 देश अलग से है और यूरोपीय संघ है। हम मान के चलते हैं कि 19 देश और एक यूरोपीय संघ, कुल 20 देश G20 का भाग है। इसलिए हम लोग ग्रुप 20 कहते हैं। G का मतलब है ग्रुप 20, तो जिसमें 19 देश और एक यूरोपीय संघ, जिसमें यूरोपीय संघ में बहुत सारे यूरोपीय देश हैं, तो उसके साथ शामिल है। आपको पता होना चाहिए कि इसमें भारत भी एक पार्ट है और भारत इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है G20 शिखर सम्मेलन भारत में होना। आगे चलते हैं। G20 जो है, G20 देश वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद, वैश्विक जीडीपी की बात करें तो वह कम से कम 20 देश मिलाकर के 85% वैश्विक जीडीपी को कवर करता है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें तो 75% जीडीपी 75% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को G20 का देश मिलकर के करता है। अब बात करें कि विश्व का 2/3 आबादी, लगभग 60 से 66% का आबादी, विश्व का 66% आबादी इसी G20 देशों में निवास करता है, प्रतिनिधित्व करता है, जो इसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए प्रमुख मंच बनाता है। कहने का मतलब है जीडीपी के मामले में बहुत ज़्यादा कवर करता है वैश्विक स्तर पे, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत ज़्यादा कवर करता है, और जो अंतर्राष्ट्रीय आबादी है, जो वैश्विक आबादी है, उसमें भी बहुत ज़्यादा कवर करता है G20 देश। इसलिए G20 भारत के लिए और विश्व के लिए, विश्व पर प्रभाव डालने के लिए और भारत पर प्रभाव डालने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है। अब देखते हैं कि इस समूह की संरचना, G20 की स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद
किया गया था, जिसमें वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों ने के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा के मंच के रूप में दिखाई दिया गया था। तो कहने का मतलब है इसकी स्थापना बेसिकली 1999 में की गई थी, G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसे मतलब G20 को राज्य और सरकारों के प्रमुखों के स्तर पर उन्नत किया गया। कहने का मतलब है पहले रिजर्व बैंक के गवर्नर मिला करते थे, वित्त मंत्री मिला करते थे, लेकिन अब देश के प्रधान जैसे भारत का प्रधान है प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री इस सम्मेलन में भाग लेंगे और सभी देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति इस सम्मेलन में भाग लेंगे। तो अब देश का प्रमुख इस सम्मेलन में भाग लेता है और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए एक प्रीमियर फोरम नामित किया गया है। कहने का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए G20 को एक प्राइमरी संस्था घोषित किया गया है। शुरुआत में G20 व्यापक आर्थिक नीति पर ध्यान केंद्रित किया था, परंतु बाद में G20 अपने कार्यों का विस्तार किया और धीरे धीरे इसने व्यापार में इसने हस्तक्षेप करना शुरू किया। उसके बाद जलवायु परिवर्तन पर ध्यान देता है, उसके बाद सतत विकास पर ध्यान देता है, फिर ऊर्जा पर ध्यान दे रहा है, पर्यावरण पर ध्यान दे रहा है, जलवायु परिवर्तन पर ध्यान दे रहा है, भ्रष्टाचार विरोधी कार्यक्रम पर ध्यान दे रहा है। तो कहने का मतलब है G20 अपना दायरा जो है बढ़ा रहा है, तो G20 अपना दायरे को विस्तार कर रहा है। अब देखते हैं कि G20 का अपना कोई अस्थायी सचिवालय तो नहीं है, कोई कहीं पर इसका अस्थायी हेडक्वार्टर नहीं है। कहने का मतलब है जो देश इसका अध्यक्षता करता है उसी देश में इसका अध्यक्षता सचिवालय उस साल के लिए रहता है। जैसे कहने का मतलब है 2023 में भारत G20 देश का अध्यक्षता करेगा, तो कहने का मतलब है 2022 से लेकर के 2023 तक भारत इसका सचिवालय जो है, इसका हेडक्वार्टर जो है भारत रहेगा। कहने का मतलब ठीक है। अब बात करते हैं कि G20 की अध्यक्षता प्रतिवर्ष रोटेशन के आधार पर की जाती है। जैसे मैं कहने का मतलब है 1 से लेकर के 20 देश है, तो पहले 1 नंबर वाला देश अध्यक्षता करेगा, फिर दूसरा नंबर दूसरा साल, फिर तीसरा नंबर तीसरा साल, ऐसे करके 20 देशों के पास अध्यक्षता रोटेशन वर्ष के आधार पर आते जाती है। अध्यक्षता पद ग्रहण करने वाले देश और पिछले वर्ष के पिछले अध्यक्षता जो इस साल करेगा, जैसे मान लीजिए कि 2023 में भारत करेगा, 2022 में कौन किया है, इंडोनेशिया किया है, और भावी अध्यक्ष के साथ मिलकर ट्रोइका नामक समूह का निर्माण करता है और G20 एजेंडे को निरंतरता सुनिश्चित करता है। कहने का मतलब है जो 2023 में अध्यक्षता करेगा, जो पिछले साल अध्यक्षता कर चुका है और जो आने वाले सालों में अध्यक्षता करेगा, तो तीनों देश मिलकर के एक ट्रोइका नामक समूह का गठन करता है G20 के अंदर, जो G20 के वैश्विक एजेंडे को कंटिन्यूटी बना कर रखता है, निरंतरता बना कर रखता है, जो G20 की प्रगतिशीलता को दिखाता है। अब बात करते हैं कि G20 का पहला शिखर सम्मेलन कब किया गया था, तो 2008 में अमेरिका के वाशिंगटन DC में G20 का पहला शिखर सम्मेलन किया गया था। ये बेसिक बातें बात कर रहे हैं। G20 शिखर सम्मेलन की औपचारिक रूप से वित्तीय बाजारों और विश्व अर्थव्यवस्था पर शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। G20 को इसी नाम से जाना जाता था। G20 प्रक्रिया का नेतृत्व जो है सदस्य देशों के शेरपाओं द्वारा किया जाता है। कहने का मतलब है G20 में अगर किसी देश का प्रतिनिधित्व भाग लेता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, शेरपा। जैसे पहले हम लोग के पास पीयूष गोयल जो केंद्रीय मंत्री हैं, पीयूष गोयल वो शेरपा हुआ करते थे, लेकिन इनको बदल करके 2023 में भारत अध्यक्षता करेगा, इसलिए नीति आयोग के जो पूर्व उपाध्यक्ष है अमिताभ कांत, जो CEO रह चुके हैं, उनको अमिताभ कांत को भारत की तरफ से 2023 का शेरपा नियुक्त किया गया है। ये हम करंट अफेयर में पढ़ चुके हैं, अमिताभ कांत की बात कर रहे हैं। अमिताभ कांत को 2023 के लिए G20 का शेरपा नियुक्त किया गया है भारत का। इसी तरह सभी देश का एक सदस्य होता है जो G20 में भाग लेने के लिए उसको शेरपा नियुक्त करता है। ठीक है, शेरपा वर्ष के दौरान वार्ता को देखरेख करता है, मतलब एक वर्ष के दौरान जितने भी G20 का वार्ता होगा उसका देखरेख करेगा और शिखर सम्मेलन के लिए एजेंडा पर चर्चा करता है। कौन करता है, शेरपा। और G20 के मूल कार्य का समन्वय करता है। कौन करता है, यह शेरपा करता है। तो इस साल अमिताभ कांत है भारत की तरफ से, तो भारत की तरफ से अमिताभ कांत इतने बातों पर चर्चा करेंगे। अब देखते हैं कि G20 का क्या क्या कार्य है। तो G20 का कार्य 2 ट्रैक्स में विभाजित किया जाता है। पहला है फाइनेंस ट्रैक्स। तो G20 समूह के वित्त मंत्री केंद्रीय बैंक के गवर्नर और उनके प्रतिनिधित्व के साथ बैठक करके वित्तीय विनियमन और राजकोषीय मुद्दे तथा मुद्रा पर केंद्रित होता है। इसी को हम फाइनेंस ट्रैक कहते हैं। G20 के बैठक में अगर
वित्त मंत्री मिलकर के और केंद्रीय बैंक के गवर्नर मिलकर के वित्तीय विनियमन पर चर्चा करते हैं, राजकोषीय मुद्दे पर चर्चा करते हैं और मुद्रा पर केंद्रित समस्या मुद्दा पर चर्चा करते हैं। तो कहने का मतलब है फाइनेंशियल ट्रैक में वित्त मंत्री ये सब काम करते हैं। दूसरा है शेरपा ट्रैक। तो शेरपा भी हम देखें, अमिताभ कांत थे शेरपा। शेरपा ट्रैक का काम क्या है कि राजनीतिक जुड़ाव आपस देशों में लाता है, भ्रष्टाचार का विरोध करता है, विकास, ऊर्जा आदि जैसे व्यापक मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करता है। कौन? शेरपा। तो शेरपा एक राजनीतिक क्षेत्र में देश का प्रतिनिधित्व करने वाला ट्रैक है। और दूसरा है फाइनेंस, जो देश के आर्थिक व्यवस्था को सदस्य देशों के आर्थिक व्यवस्था के बीच यह ट्रैक करने वाला एक संधि है। अब देखते हैं हम कि G20 के कार्य और संरचना क्या है। तो देखते हैं कि G20 समूह का अध्यक्ष पद सदस्य देशों के मध्य वार्षिक तौर पर प्रक्रिया के तहत रोटेट होता रहता है। अभी अभी हम बताएं कि रोटेशन के आधार पर चलता है और समय के साथ क्षेत्रीय संतुलन सुनिश्चित करता है। कहने का मतलब है G20 में विश्व के सभी कोने का देश शामिल है, तो सभी कोने का देश बारी बारी से अध्यक्ष बनता है, तो सभी कोनों का प्रतिनिधित्व G20 में अध्यक्षता के रूप में मिलता है। यही चीज जिससे क्षेत्रीय संतुलन बना रहता है। अब देखते हैं कि अध्यक्ष पद की चुनाव के लिए 19 राष्ट्रों को 5 समूह में विभाजित किया गया है। ठीक है, प्रत्येक समूह में 4 देश या उससे अधिक नहीं होते हैं। अध्यक्ष पद वार्षिक स्तर पर प्रत्येक समूह के रोटेशन के आधार पर होता है, ये भी बता दिए हैं। और प्रत्येक वर्ष G20 का समूह का अध्यक्ष पद के लिए किसी अन्य समूह से एक देश का चयन किया जाता है। भारत जिस समूह में है, तो भारत समूह 2 में शामिल किया गया है भारत को। जैसे 5 समूह है, हम अभी अभी बात किए हैं, यहाँ पे देखें ये 5 समूह है G20 में और सभी समूह में 4 सदस्य देश को रखा गया है। तो भारत समूह नंबर 2 में है और भारत जिस समूह में है, दूसरे समूह में है, जिसमें भारत के साथ साथ रसिया भी है, दक्षिण अफ्रीका भी है और तुर्की भी है। इस 4 देशों को मिला करके भारत का समूह बना गया है। तो इस बार समूह 2 से भारत को अध्यक्ष चुना गया है 2023 के लिए। ठीक है, अब देखते हैं कि G20 समूह के पास अस्थायी सचिवालय या मुख्यालय नहीं होता, इसकी बात हम कर लिए हैं। इसके अतिरिक्त G20 समूह का अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के साथ परामर्श करके G20 एजेंडा को लागू किया जाता है और वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास हेतु उत्तरदायी होता है। तो याद रखेंगे G20 का कार्य। उसके बाद हम लोग ट्रोइका की बात कर लिए हैं। ट्रोइका क्या है? एक करेंट देश का और एक बैक देश का और एक आने वाले देश का जो अध्यक्ष होता है, उस तीनों को मिला करके G20 को प्रगतिशील बनाने के लिए एक ट्रोइका का गठन किया जाता है। प्रत्येक वर्ष जब एक देश का अध्यक्ष पद ग्रहण करता है, पिछले देश का अध्यक्ष और अगले वर्ष के अध्यक्ष देश मिलकर के आपस में समन्वय स्थापित करता है और सामूहिक रूप से ट्रोइका कहलाता है। और यह एजेंडे को अनुकूलता, कहने का मतलब है निरंतरता, यहाँ पे देख रहे हैं निरंतरता को लाता है। जैसे मान लीजिए कि 2022 में कोई अध्यक्ष है, 2023 में कोई अध्यक्ष बनेगा और 2024 में कोई अध्यक्ष बनेगा। तो इस तीनों देश मिल करके एक ट्रोइका बनाएगा। ठीक है, और उसी ट्रोइका के द्वारा G20 के जो उद्देश्य है उसको निरंतरता लाएगा। ठीक है, इतना बातें याद रखेंगे। अब देखते हैं कि G20 जो संस्था है उसका उद्देश्य क्या है। तो पहला उद्देश्य देखेंगे कि मध्यम आय वाले देश में शामिल वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना। कहने का मतलब है देश में वित्तीय अस्थिरता ना आए, इसको देखरेख करना, इसको सुरक्षित करना। दूसरा है आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए इसके सदस्यों के बीच नीतिगत समन्वय करना। कहने का मतलब है आर्थिक, किसी देश में आर्थिक स्थिरता रहे, इसके लिए एक ऐसा नीति बनाएगा G20 देश जो उसके सदस्य देशों के बीच आर्थिक स्थिरता लाए। तीसरा है सतत वृद्धि सुनिश्चित करना। सदस्य देशों के बीच प्रगतिशील और लगातार उस देश का समृद्धि GDP ग्रोथ बढ़ता रहे, इस पर काम करना। और चौथा है जोखिम को कम करना, भविष्य के वित्तीय संकट को रोकना और वित्तीय नियमों को बढ़ावा देना। तो इतना 4 कार्य G20 का उद्देश्य है। अब हम लोग देखते हैं कि G20 सम्मेलन में भारत की प्राथमिकता क्या क्या होने वाली है। पहला है भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए अपवंचन की जांच करना। कहने का मतलब है अपवंचन मतलब भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, उसको खत्म करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इसकी जांच करेगा भारत। उसके बाद आतंकवादी वित्त पोषण को खत्म करना। उसके बाद प्रेषण, कहने का मतलब दूसरे देश को जो पैसा भेजा जा रहा है भारत से, उसको लगातार कटौती करना। उसके बाद बात देखेंगे कि प्रमुख दवाओं तक बाजार की पहुंच करना। मतलब बहुत देशों में भारत का दवा को एंट्री नहीं दिया जाता है, कहने का मतलब निर्यात नहीं कर सकता है भारत, तो उसको पहुंचाना। जो सदस्य देश जिस देश में भारत का दवा नहीं पहुंच पा रहा है, उस देश में भारत अपने दवा को बेचेगा और उससे लाभ कमाएगा। 5वां है विश्व व्यापार संगठन में सुधार करना, जो WTO की बात करेंगे,
WTO में सुधार के मुद्दे को उठाना और पेरिस समझौता को लागू करना जो जलवायु परिवर्तन से शामिल है। तो इन सभी प्राथमिकताओं को, इन सभी मुद्दों को प्राथमिकताओं के स्तर पर भारत लाएगा क्या चीज में, G20 शिखर सम्मेलन में। अब हम आगे देखते हैं कि G20 का महत्व क्या है। तो G20 अपने पूर्ववर्ती की तुलना में एक अधिक प्रतिनिधित्व वाला समूह है। कहने का मतलब इसमें बहुत सारे देश हैं और यह केवल औद्योगिक अर्थव्यवस्था शामिल नहीं है बल्कि दक्षिण के हितों को नजरअंदाज कर दिया गया था। कहने का मतलब है इसमें सिर्फ औद्योगिक देश भी शामिल नहीं है, क्योंकि दो बातें होती है। विश्व में देश को दो तरह से बांटा गया है। पहला है उत्तर वाला देश, उत्तरी देश, और दूसरा है दक्षिणी देश। तो दक्षिणी देश को कृषि वाला देश कहा जाता है और उत्तरी देश को औद्योगिक देश कहा जाता है। तो इसमें यही बात है कि केवल औद्योगिक अर्थव्यवस्था शामिल नहीं है G20 में, और वैश्विक दक्षिण के हितों को नजरअंदाज कर दिया गया था। कहने का मतलब है दक्षिण जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी उसको नजरअंदाज कर दिया गया था हर संस्था में, लेकिन G20 में ऐसा नहीं है। G20 में दक्षिणी देश के साथ साथ उत्तरी देश को भी और उत्तरी देश के साथ साथ दक्षिणी देशों को भी भाग दिया गया। कहने का मतलब है औद्योगिक देशों के साथ साथ कृषि आधारित जो देश है उसको भी शामिल किया गया है G20। आगे देखते हैं कि 2007 के वित्तीय संकट के दौरान 2007 के वित्तीय संकट के दौरान G20 सदस्यों ने अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए, खर्च को बढ़ावा देने के लिए और व्यापार बाधाओं को कम करने के लिए ठोस कार्रवाई की थी। तो G20 का महत्व है क्योंकि 2007 से वित्तीय संकट से उबरने में G20 का अहम योगदान रहा था। अब देखते हैं कि G20 की आर्थिक और वित्तीय समूह दुनिया के संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मामले जैसे जलवायु परिवर्तन, डेटा विकेंद्रीकरण आदि के बारे में चर्चा करके देश को एक मंच प्रदान करता है। G20 पर आप जलवायु परिवर्तन की चर्चा कर सकते हैं, डेटा केंद्रीकरण की चर्चा एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है G20 देशों के द्वारा। अब देखते हैं कि G20 ने कोविड-19 महामारी के दौरान राहत प्रदान करने के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह भी एक पॉइंट है इसका महत्व में। G20 देशों ने दुनिया के सबसे गरीब देश पर उनका बकाया ऋण को भुगतान को निलंबित करने पर सहमति व्यक्त की है, जिससे उन देशों के अरबों डॉलर की राहत मिली है। जो गरीब देश है, जो लोन लेकर बैठा है, उसको जल्द चुकाने से राहत दिया गया है कि आप आराम से दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए गरीब देशों को राहत मिल गई है। आगे देखते हैं कि G20 से संबंधित क्या क्या चुनौतियां हैं। तो रूस यूक्रेन के संकट के समय G20 के लिए सबसे बड़ा अवरोध है जो उसके कामकाज को बाधित करता है, क्योंकि रूस जो है G20 का सदस्य है। क्योंकि अमेरिका उसके उसके सहयोगी रूस सहयोगियों के साथ एक ही मंच पर बैठने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि रूस जो यूक्रेन पे हमला किया है तो अमेरिका उसके विरोध में है, और अमेरिका और रूस एक साथ किसी एक मंच पर एक साथ मंच साझा नहीं करना चाहता है। नहीं तो वैश्विक स्तर पर यह पता चलेगा कि जो संस्था होता है उसके मीटिंग को अपने हितों को साधने के लिए साथ साथ बैठते हैं, लेकिन रसिया और यूक्रेन मुद्दे पर अमेरिका अलग थलग रहता है। तो इसलिए ये एक महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं G20 के पास। उसके बाद देखते हैं कि यह समूह G20 है कामकाज में एक गंभीर गतिरोध पैदा कर सकता है, इसकी प्रगति को बाधित कर सकता है। कौन? अमेरिका और रूस का जो टकराव है वो। उसके बाद है कि G20 समूह के देश के भीतर चुनौतियों को समाधान करने में सक्षम नहीं है। जो G20 देश के समक्ष जो चुनौतियां हैं उसको समाधान करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है G20 देश। उसके बाद देखते हैं कि व्यापार पर अमेरिका और चीन के मुद्दे, अमेरिका रूस परमाणु हथियार का विभाजन आदि जैसे मुद्दों को हल करने में G20 देश असफल साबित हो रहा है, मतलब सफलता नहीं मिल रही है। एक ये है, हम चुनौतियां देख रहे हैं। ठीक है, हम पिछले में देखे हैं कि G20 से संबंधित चुनौतियां क्या हैं। आगे देखते हैं कि बहुत सारे देशों के द्वारा संरक्षणवाद का मुद्दा उठाया जा रहा है। देश की वस्तु देशों में ही उत्पादित हो, देश में उपभोग हो, इसी को संरक्षणवाद कहते हैं। संरक्षणवाद हालांकि अभी के मायने में दूसरा चेंज हो गया है। कहने का मतलब है कि हम जो चीज वस्तु उत्पादन कर रहे हैं उसको हम आयात नहीं करने देंगे, और आयात नहीं होगा तो हमारे देश के व्यापारी को लाभ होगा, उत्पादक को लाभ होगा। इसी को संरक्षणवाद कहते हैं। तो संरक्षणवाद के कारण अन्य वैश्विक समूह सहित G20 की प्रासंगिकता भी कम हो रही है। संरक्षणवाद का बढ़ावा मिल रहा है, इसलिए G20 की प्रासंगिकता कम हो रही है। उसके बाद देखते हैं कि G20 का कोई अस्थायी सचिवालय नहीं है। अध्यक्षता करने वाले राष्ट्रों की प्राथमिकताओं के अनुसार इसका एजेंडा प्रतिवर्ष बदलता रहता है। इसलिए G20 का निरंतरता तो है, लेकिन एजेंडा बदलने के साथ साथ इसमें जो है
इसका एजेंडा प्रत्येक साल चेंज हो जाता है, इसलिए यह अच्छा से काम नहीं कर पाता है। अगला देखेंगे, यह छोटे देश के निर्णय को प्रभावित करता है। छोटे छोटे देश जैसे G20 का सदस्य नहीं है, G20 देशों के द्वारा उसके विकास और अवसर की घोषणाओं को प्रतिबद्धता को लागू करता है। कहने का मतलब है कि G20 में सिर्फ 20 देश शामिल हैं, छोटे छोटे देश शामिल नहीं है, इसलिए उसकी जो इच्छा है, उसकी जो लाभ है, उसका जो है विकास है, उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है G20 देश को द्वारा। G20 देशों ने कोयला बिजली संयंत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण को समाप्ति करने पर सहमति व्यक्त की है, जिसके एक छोटे नए कोयले बिजली उत्पादक संयंत्र G20 देशों से कोई वित्त प्राप्त नहीं कर सकता है। कहने का मतलब है कि G20 देशों ने कोयले का संयंत्र है उस पर अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण को समाप्त करने की सहमति कर दी है, जिससे जो छोटा छोटा देश कोयला उत्पादन करके जो बिजली उत्पादन करना चाहता है उसके लिए वित्त प्राप्त नहीं हो पा रहा है G20 देशों के द्वारा। उसके आगे देखेंगे कि G20 देश ने स्वयं को सीमित वित्तीय संसाधन का उपयोग करने का कोशिश कर रहा है और कोयले के प्रयोग को चरणबद्ध रूप से समाप्त कर रहा है। इसलिए होता क्या है कि छोटे छोटे देश हैं जो अभी अल्प विकसित और विकासशील की तरफ बढ़ रहे हैं आगे, वो कोयला नहीं जलाएंगे, उसको वित्तीय सहयोग नहीं मिल रहा है G20 देश से ताकि उसका विकास हो पाए। G20 की घोषणाएं कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, जो भी घोषणाएं G20 करता है वो सदस्य देश पर बाध्यकारी नहीं होता है, इसलिए इसकी प्रासंगिकता कम होती है। इसके निर्णय को लागू करने के लिए कोई अस्थायी तंत्र नहीं है, इसलिए इसकी प्रासंगिकता G20 की प्रासंगिकता घट रही है, इसको लागू करना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर किसी अन्य देश ने अफ्रीकी देश में इस समूह का सदस्यता नहीं होना और वैश्विक स्तर पर प्रतिनिधित्व समूहों के दावों को प्रश्न लगाता है। कहने का मतलब है अफ्रीका में इतने सारे देश हैं, लेकिन उसमें सिर्फ G20 में सिर्फ दक्षिण अफ्रीका से एक दक्षिण अफ्रीका देश ही शामिल है जो एक वैश्विक प्रतिनिधित्व समूह के और समूह को दर्शाता है। तो याद रखेंगे इतनी चीज, इतनी चुनौतियां हैं G20 के सामने। अब हम लोग देखते हैं कि आगे की राह क्या हो सकता है। तो G20 के पास पर्याप्त भोजन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और जल की सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और मार्गदर्शन देना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे देश हैं, 20 देश हैं और सभी विकसित और विकासशील देश हैं और सक्षम हैं, इसलिए वैश्विक स्तर पर भोजन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य की उपलब्धता कराने में कराएगा तो G20 की प्रासंगिकता बढ़ेगी। उसके बाद है G20 के समूह की डिजिटल सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति की क्षमता का उपयोग करके आवश्यकता है, ठीक है, ये कर सकता है। उसके बाद है कि G20 को जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्राकृतिक आपदा, कृषि नवाचार को समर्थन देने के लिए शहरी और बुनियादी ढांचागत नियोजन तथा प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और समस्याओं का समाधान खोजने के लिए अंतरिक्ष क्षेत्रों पर केंद्रित रहने की आवश्यकता है G20 देशों को, ठीक है। सार्वजनिक स्वास्थ्य को विशेष रूप से कोविड-19 के घातक प्रभाव की एक प्रमुख एजेंडा बनाया जाना चाहिए G20 के द्वारा। ये भी एक आगे की राह में हो सकता है कि G20 ये करेगा तो इसकी प्रासंगिकता बढ़ेगी। उसके आगे देखते हैं हम लोग कि एक प्रमुख वैश्विक संस्था के रूप में रोगाणुरोधी प्रतिरोध, जिसको AMR कहते हैं, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस या ADR, एंटी ड्रग रेजिस्टेंस, इसके बीच जो इसका जो है बढ़ावा देने के लिए, इसका जागरूकता फैलाने के लिए G20 देश काम कर सकता है। उसके बाद देखते हैं कि पश्चिमी आर्थिक प्रतिबंधों के कारण वैश्विक आर्थिक व्यवधान, जो आर्थिक प्रतिबंध लगाया जाता है देशों पर, उसको खत्म करने के लिए G20 देश भारत आगे बढ़ सकता है। भारत और इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका देशों को पहल करने की आवश्यकता है। इस पे रूस पर जो जारी किया जाता है किसी भी देश पर, उसके लिए G20 को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं की जगह घरेलू प्रतिबद्धताओं पर ज्यादा ध्यान देना और उसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए। G20 का प्रासंगिकता बना रहेगा। उदाहरण के लिए बिजली बनाने के प्रयोग के लिए कोयले के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण को समाप्त करने के तहत समाप्त नहीं करना चाहिए, उसके जगह पर G20 राष्ट्रों को घरेलू कोयले को खपत को समाप्त करना चाहिए। एक ये पॉइंट हो सकता है। दूसरा है कि महत्वपूर्ण प्रभाव पैदा करेगा, क्योंकि G20 राष्ट्र दुनिया में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में 75% से अधिक प्रतिनिधित्व करता है। तो यह एक वैश्विक संदेश भी जाएगा कि G20 राष्ट्र एक प्रगतिशील राष्ट्र है और निरंतर राष्ट्र है और विश्व की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए वैश्विक स्तर पर पर्यावरण को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है, ठीक है। और 2011 में एक रिपोर्ट के अनुसार G20 की विशेषता आलोचना की गई थी, इसलिए कि G20 को अन्य देशों के विशेष रूप से अफ्रीकी देशों को शामिल करके खुद को अधिक प्रतिनिधित्व बनाना होगा। कहने का मतलब है अफ्रीका से और देश को भी जोड़ना होगा G20 समूह में। तो
तो इसका जो है वैश्विक प्रतिनिधित्व जो है अच्छे से शामिल हो पाएगा। तो हम लोग देख रहे थे G20 के बारे में। आप लोग G20 के बारे में जान गए हैं। इससे मेंस का पूरा आंसर राइटिंग लिखा जा सकता है। आप लोग लिखने की कोशिश कीजिए, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। G20 इस बार 67th बीपीएससी के मेंस में आने वाला है। इसको नोट डाउन कीजिए प्रॉपरली। इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम चैनल पे आज शाम में इसका पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा, आप लोग वहां पे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। आप लोग क्लियर बीपीएससी चैनल देख रहे थे, नया है तो वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ न्यूज़पेपर हिंदी और इंग्लिश में मिलता रहे, और साथ में एडिटोरियल भी मिलेगा। और डेली करंट अफेयर 10 तारीख से शुरू होने जा रहा है, तो आप लोग जुड़े रहें। फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच।